हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10 का ही चैप्टर 3, ठीक है, धातु एवं अधातु। और ये वीडियो का पार्ट 4 है। जिस तरह हम वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना के अपलोड कर चुके हैं, उसी तरह पार्ट 4 भी अपलोड बना रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखें तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो देखिएगा तभी इस वीडियो का मायने रहेगा, आपको समझ भी अच्छे से आएगा। तो इसलिए एक बार उसको अवश्य देखिए, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, उसको देख लीजिए, उसमें सब दिया है। वीडियो पार्ट 3 में सबसे लास्ट टॉपिक जो था खनिज एवं अयस्क के बारे में पढ़ा रहे थे। खनिज एवं अयस्क एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। तब पृथ्वी की परत में विद्यमान धातुयुक्त ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। पृथ्वी की परत में धातुयुक्त अगर ठोस पदार्थ है क्या बोलेंगे? खनिज। लेकिन अगर वही अयस्क का बात किया जाए, किसका? अयस्क का। तो अयस्क जो होता है, जिस खनिज में, मतलब यही खनिज में अगर प्रचुर मात्रा में क्या है? धातु है, और जिसको कम खर्च में और सुगमता से प्राप्त कर सके, उसी को क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। इसको देखे थे। आज दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक से पिछले वाले चैप्टर में देख लिए थे, वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो आज दूसरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद आता है एक मिनट, चलिए यहाँ पे आता है धातु कर्म। आता है धातु कर्म, उसका कुछ उदाहरण लिख लिए थे। धातु कर्म क्या आता है? धातु कर्म आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है धातु कर्म। आज का टॉपिक है धातु कर्म। देखिए, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया, शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है, ठीक है ना। ये धातु कर्म हो गया। ये अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनका जो शोधन की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। अब धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाला कुछ मुख्य पद है। इसमें प्रयुक्त होने वाला कुछ मुख्य पद है। इसका छोटा छोटा परिभाषा है। जैसे पहला आता है अधात्री। देखिए, इसका नाम और भी है। इसको गैंग बोल सकते हैं, गैंग। मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इंग्लिश नाम हो गया दोनों, लेकिन हम हिंदी में लिख दिए। अधात्री सीधे याद कीजिए, ठीक है। सेकेंड मुख्य पद आता है अयस्क का सांद्रण। थर्ड में आता है, निस्तापन। चौथा में आता है जारण। पांचवा में आता है द्रावक, ठीक है ना, द्रावक, ठीक है, द्रावक। छठा में आता है धातुमल, ठीक है, छठा में आता है धातुमल, ठीक है। सातवां में आता है प्रगलन, ठीक है ना, प्रगलन। इस सातों का हम लोग परिभाषा भी देखेंगे। तो धातु कर्म के कुछ मुख्य पद है, जिसका नाम दिया गया है अवधात्री, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, जारण, द्रावक, धातुमल और प्रगलन। तो क्या को लगभग 7 मुख्य पद इसमें दिया गया है, किसमें? धातु कर्म में। तो सबका अलग अलग परिभाषा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका देखेंगे परिभाषा, अच्छा से समझेंगे भी। देखिए, अधात्री की परिभाषा होता है कि पृथ्वी की परत से प्राप्त जो अयस्क होता है, पृथ्वी की परत से जो हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं, तो अयस्क में क्या होता है? कुछ अवांछनीय पदार्थ मिला रहता है। अवांछनीय पदार्थ कहने का मतलब है, अवांछनीय पदार्थ कहने का मतलब क्या है? समझ रहे हो कि इसमें जो होता है बालू, कंकड़ या मिट्टी के टुकड़े, ठीक है ना। इसमें जो होता है बालू, कंकड़ और मिट्टी के टुकड़े मिले हुए रहते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं? अवांछनीय पदार्थ। तो क्या होता है? अवांछनीय पदार्थ मिले रहते हैं, मिश्रित रहते हैं, और यही पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधात्री कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं या मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जो अवांछनीय पदार्थ मिला है उसी को बोल सकते हैं
गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स। तो ये पहला हो गया। सेकेंड आता है मुख्य पद में अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, ठीक है ना, सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण है अयस्क में विद्यमान जो अपद्रव्य होता है, जो खराब पदार्थ होते हैं, उसी को दूर करना, अपद्रव्यों को दूर करना, सीधे याद करिए, अपद्रव्यों को दूर करना, अलग करना, क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है, ठीक है ना। अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण, ठीक है। जितने भी अपद्रव्य है उसको दूर करेंगे, क्या कहलाएगा, सांद्रण। थर्ड में आता है, थर्ड में निस्तापन, निस्तापन, ठीक है ना, निस्तापन, ठीक है। पहला धात्री, सेकेंड अयस्क का सांद्रण और थर्ड आता है निस्तापन। तो देखो, वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। देखो, ये जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर, ठीक है ना, उसके द्रवणांक से कम ताप पर, उसके द्रवणांक से कम ताप पर, ठीक है, धातु को उसके ऑक्साइड, ऑक्साइड में जो बदला जाता है ऑक्साइड में, उसी को क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं, ठीक है ना। ये वायु की अनुपस्थिति में होता है, इतना याद कीजिए। चौथा आता है जारण। तो जारण जो होता है यह वायु की पर्याप्त स्थिति में, पर्याप्त स्थिति में, ठीक है ना, तीव्रता से गर्म करके, तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जारण। ये वायु की अनुपस्थिति में होता है, ये वायु की पर्याप्त मतलब उपस्थिति बोल सकते हैं, अनुपस्थिति मतलब नहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये जारण हो गया। छठा टॉपिक आता है पांचवा, द्रावक। द्रावक का परिभाषा दिया गया है, द्रावक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर गर्म किया जाता है, ठीक है ना। द्रावक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित, ठीक है ना, जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित करके किया जाता है, मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसे करने से अयस्क में विद्यमान जो अद्रवणशील अपद्रव्य होते हैं वह दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि दोनों में निस्तापित और जारित करेंगे तो जो मिश्रित कोक के साथ मिश्रण कर, मिश्रण को जब गर्म करेंगे तो जो अद्रवणशील पदार्थ होगा वह क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। छठा आता है धातुमल, इसको देख लीजिए आप। छठा, छह नंबर में आता है धातुमल, ठीक है ना। क्या आता है, धातुमल। तो देखिए, द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों को, देखिए परिभाषा इसका, द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके, ठीक है ना, अद्रवणशील जो अपद्रव्य है उसके साथ संयोग करेगा, उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अद्रवणशील के साथ संयोग करके किस में परिवर्तित करेगा, द्रवणशील में, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, धातुमल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करेगा और उसको परिवर्तित कर देगा किसमें, द्रवणशील में, तो उसी को क्या नाम पड़ गया, धातुमल, ठीक है ना। अद्रवणशील परिवर्तित करेगा किसमें, द्रवणशील में, द्रवणशील, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुमल कहलाती है, समझे। तो ये क्या था, धातुमल था। 7 नंबर में आता है, 7 नंबर में प्रगलन, कहता है प्रगलन। तो देखिए, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके, धातु का जो ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड को कोक, कोयला के साथ गर्म करके, ठीक है ना, गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है, समझे। धातु का ऑक्साइड कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन। तो ये धातु कण में प्रयुक्त होने वाला 7 पद था। पहला था
और धात्री, सेकेंड में अयस्क का सांद्रण, थर्ड में निस्तापन, चौथा में जारण, पांचवा में द्रावक, छठा में धातुमल और सातवां में छठा में क्या था, धातुमल और सातवां में क्या था, प्रगलन। ठीक है ना। तो प्रगलन तो समझ गए कि धातु का ऑक्साइड होता है कोक के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो धातु में परिवर्तित होगा। ठीक है ना। और जब धातु में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके बाद यही प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रगलन। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखिए। अब देखिए अयस्क के सांद्रण की विधियाँ कितनी है, सिर्फ विधियाँ हम बताएंगे। उसके बाद वाले पार्ट में थोड़ा देखेंगे उसका परिभाषा विश्वास, सिर्फ विधि बताएंगे कितना विधि से हम लोग अयस्क के सांद्रण कर सकते हैं। मतलब कि अपद्रव्य एवं अयस्क के भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर उपयोग किया जाता है। अपद्रव्यों को जो है ना अयस्क के भौतिक या रासायनिक गुण के अंतर पर उपयोग किया जाता है। अब देखिए अपद्रव्य कैसे, इसका देखिए कई गो विधि है, किस विधि से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आता है अयस्क के सांद्रण की विधियाँ। अयस्क के सांद्रण की विधियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए पहला इसका विधि जो है, प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। निम्न प्रमुख विधियाँ जो है निम्न है या निम्नलिखित है। ठीक है ना, विधियाँ निम्नलिखित है। पहला आता है हाथ से चूनकर, हाथ से चूनकर। ठीक है। सेकेंड आता है हाथ से चुनकर, जो बड़ा कंकड़ पत्थर होता है उसको हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। सेकेंड है गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि सेकेंड है। ठीक है। थर्ड आता है फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है ना, फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा आता है, ठीक है, द्रवण। चौथा कौन हो जाएगा, द्रवण हो जाएगा। चार को विधि हुआ। पांचवा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है ना, पाँच को। छठा आता है निच्छालन, निच्छालन। ठीक है ना। तो ये जो है ये लगभग 7 गो विधि दिया है इसमें। ये अयस्क के सांद्रण की निम्नलिखित विधियाँ है और लगभग 7 गो विधि है जिससे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जैसे पहला है हाथ से चुनकर, सेकेंड है गुरुत्व पृथक्करण विधि, थर्ड में आता है फेन उत्प्लवन विधि, चौथा में आता है द्रवण। ठीक है ना, द्रवण। पांचवा में आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि और छठा में आता है निच्छालन। इतनी विधियाँ हैं जिससे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, ये सब विधि है। ये विधि हम लोग 9th में भी लगभग पढ़े हुए थे और 10th में दिया है। बस ये विधि याद कीजिए कि इससे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है। अब आता है निस्तापन और जारण में अंतर है, आप इसको लिख सकते हैं, ये दिया है। उसके बाद आता है अब निस्तापन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है। और जारण जो होता है पर्याप्त आपूर्ति में अयस्क के द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है। ठीक है ना। तो इसी में अंतर है निस्तापन एवं जारण में। तो 2 गो अंतर है जो लघु में पूछने का संभावना होता है, तो मात्र 2 गो लिखेंगे हो जाएगा। ठीक है ना, लघु में ही पूछता है, दीर्घ में नहीं पूछने वाला है कभी भी। तो देखते हैं 2 गो विधि की क्या अंतर है। तो निस्तापन एवं जारण, निस्तापन, तो दोनों को क्या करेंगे कि बांटेंगे। 2 गो विधि, पहला जो है अगर ऐसे लिखना चाहें तो ठीक है ना, पहला जो है इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अयस्क को निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है। और ई है इस पर अयस्क को वायु की उपस्थिति में रखा जाता है
वायु की, यहाँ अयस्क अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सेम उल्टा, अंतर का मतलब यही होता है कि एगो में अलग रहना चाहिए। सेकेंड हो जाएगा, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों अयस्कों के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। कौन? ये वाला। और ये जो होता है ये सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त है। सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। तो कई बार अंतर हुआ, अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ठीक है। निष्ठापन एवं अयस्क वायुकीय उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसको उपस्थिति में यही सल्फाइड ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। और ये जो होता है सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। कौन? जारण। तो निष्ठापन एवं जारण में निम्न अंतर है, और इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक आता है, देखिए एक बार इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक टेस्ट लेते हैं आपको, जहाँ यहाँ तक पढ़े हैं। तो 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है? थोड़ा इसका आंसर बताइए। तो 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम है, 1 ग्राम, 1। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए क्या हुआ, आया। कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन करते हैं और उसके अयस्क का नाम जानते हैं कि क्या क्या अयस्क का नाम है। कोई देखिए, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन करते हैं, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं एक जस्ता, इसका संकेत और इसका जस्ता के प्रमुख अयस्क देखेंगे। पहला नंबर में आता है क्या? जस्ता। जस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? जिंक। संकेत जो होता है इसका संकेत जेडेन होता है। क्या होता है? संकेत जेडेन। जस्ता का संकेत जेडेन। और इसकी परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या कितना होती है? 30 होती है। परमाणु संख्या कितना होती है? 30 होती है। इतना देखिए आप। देखिए इसके प्रमुख अयस्क है, इसका 3 को प्रमुख अयस्क है। ठीक है ना, तीनों का नाम लेते हैं। जस्ता के प्रमुख अयस्क, पहला जो है जिंक ब्लेंड, सेकेंड है कैलेमाइन, और थर्ड में है जिंकाइट। तो क्या प्रमुख अयस्क है? 3 गो अयस्क है। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, इसका होता है ZnCO3, और इसका होता है ZnO, जिसका जिंकाइट है। ठीक है ना, ये प्रमुख अयस्क है। कैलेमाइंस को निस्तापित करके जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैलेमाइन को निस्तापित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये जस्ता का था। इसके बाद देखो पारा का देखते हैं, तो पारा का एक प्रमुख अयस्क होता है। प्रमुख अयस्क एक होता है पारा, जिसको बोलते हैं सेकेंड में पारा बोलते हैं। सेकेंड नंबर में पारा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, इसका संकेत होता है Hg, इसका संकेत होता है संकेत, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है 80 होती है। और इसका एक प्रमुख अयस्क है, एक प्रमुख अयस्क है, जिसका नाम है एक सीने बार, जिसका क्या होता है? HGS होता है इसका सूत्र। ठीक है ना,
तो जस्ता के 3 गुण जिंक बुलेट कैलेमाइन जिंकाइड जेरेनो जेंडन C3 जेरेनो जिंकाइड का होता है और पारा या मरकरी 80 के परमाणु संख्या होती है। यही एक धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना, पारा मरकरी, ठीक है। तो सिनेबार जो होता है क्या होता है इसका प्रमुख अयस्क है, ठीक है ना। एक और देखते हैं, एक और है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, लास्ट है इस टॉपिक का, एल्यूमिनियम मिटाते हैं इसको, इसको मिटाते हैं। एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एल्यूमिनियम 3 नंबर में लास्ट आ रहा है एल्यूमिनियम, इसका संकेत एल, ठीक है ना, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है ना। परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। इसका जो प्रमुख है इसका भी 3 अयस्क है, लेकिन सबसे मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट जो है, जिससे एल्यूमिनियम का डिस्कशन जो होता है बॉक्साइट से किया जाता है, ठीक है ना। तो बॉक्साइट सबसे मेन है, लेकिन इसका 3 है, जैसे पहला है बॉक्साइट, सेकेंड है कोरंडम, थर्ड है क्रायोलाइट, ठीक है ना। तो बॉक्साइट का सूत्र जो होता है Al2O3 × 2H2O, ठीक है ना, ये बॉक्साइट का हो गया। Al2O3 किसका होता है, कैलेमाइन, कोरंडम का होता है। सबसे मेन ये Al2O3 2H2O किसका है, बॉक्साइट का, सबसे मेन यही है, मुख्य है। क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6, ये किसका होता है, क्रायोलाइट का होता है। तो एल्यूमिनियम का भी 3 वो, लेकिन सबसे मुख्य जो है वो बॉक्साइट है, ठीक है ना। ये आप देख लिए, ये कुछ प्रमुख अध्ययन था धातुओं का, और उसका जो बोल सकते हैं कि कितना उसका मतलब कि संकेत, परमाणु संख्या और सबका अयस्क कितना था। जैसे 3 का देखें, एक जस्ता, एक पारा और एक देखें, जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है और जेडन से सूचित करते हैं। इसका 3 होता है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट, ठीक है ना। पारा का 1 होता है, पारा जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, इसका 1 होता है सिनेबार, जिसका संकेत SgS, ठीक है ना, मतलब उसका सूत्र SgS बोल सकते हैं। और उसके बाद ये था एल्यूमिनियम का 3 बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 होता है, उसके बाद कोरंडम का Al2O3 डायरेक्ट, Al2O3, और क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6, ठीक है ना। तो ये तीन वो ऐसा धातु है, बस इसका सिर्फ आप देख लेना है, इसका नाम प्लीज एक बार इसको उतारिए। और उसके बाद एक और चीज़ बताना है, चलिए स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद क्लास कितना होगा, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। इसका कल लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है ना, मतलब कि पार्ट 5 में ये समाप्त हो जाएगा। ये पार्ट 4 था, और पार्ट 4 में इतना तक आप देखें, क्रायोलाइट तक। थोड़ा सा पीछे भी छूटा हुआ है टॉपिक्स, तो उसको और इसके आगे वाला टॉपिक्स वो आपको एक और पार्ट में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि कल इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, पार्ट 5 में ये एंड हो जाएगा। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन बचेगा उसको भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। आप कुछ दिनों में लाइव, हम कितने दिन से बोल रहे हैं, लाइव भी स्टार्ट होगा जल्दी, और पार्ट 5 में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए आज का टॉपिक देखें कि धातु कर्म क्या होता है, और उसके बाद खनिज तो पिछले वाले में पढ़े थे, इसमें सिर्फ रिविजन हुआ। धातु कर्म के बारे में उसमें प्रमुख पद 7 वो था, और उसके बाद हम लोग पढ़े निस्तापन और जारण में अंतर, और उसके बाद कुछ पढ़े हैं कि धातुओं, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन पढ़े हैं, जिसमें सबसे मेन ये है, इसीलिए इसको याद करना है, जिंक जेडन बोलते हैं। इसका 3 अयस्क था, जिंक का जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ठीक है ना। पारा का एगो पारा मरकरी जिसको बोलते हैं सिनेबार SgS, और इसका 3 था बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से बढ़िया से, और जो बोले हैं उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।